मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे, आज जो नया टॉपिक शुरू करेंगे वो एलिप्स की बात करेंगे। और एलिप्स को जो हिंदी में बोला जाता है वो बोला जाता है दीर्घवृत्त। चलिए एलिप्स पर हम लोग बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वो है एलिप्स। एलिप्स हिंदी में बोला जाता है इसे दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये किस तरह की इसकी शेप हो सकती है, क्या हो सकता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। हमने कोनिक पढ़ा था और कोनिक में ये देखा था कि वहाँ पर जो एसेंट्रिसिटी होती थी वो 1 हो सकती थी, 1 से छोटी भी हो सकती थी, 1 से बड़ी भी हो सकती थी और वो 0 भी हो सकती थी। ये आपने पढ़ा था। तो 0 पर तो आपको सर्कल मिल रहा था। जब उसकी जो एसेंट्रिसिटी 1 थी तो वो आपने पढ़ा पैराबोला। अब यहाँ पर हम 1 से छोटी एसेंट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। यदि 1 से जो है लेस होगी तब आपकी किस तरह की शेप आएगी ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे एक फिगर के माध्यम से। अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे फिगर के माध्यम से। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो इन्फॉर्म करिएगा। देखिए कोनिक में आपने कहा था कि कोनिक में जब कहा था कि क्या कोनिक था तो एक फिक्स लाइन होती थी और एक फिक्स पॉइंट होता था। एक फिक्स लाइन होती थी, एक फिक्स पॉइंट होता था और दोनों के बीच की जब डिस्टेंस की हम यहाँ पर बात करते थे तो वो डिस्टेंस जो आपकी आती थी वो कैसी होती थी, उनका रेशियो कांस्टेंट होता था। तो आइए वही यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पहले इसको लेकर के मैं बताऊंगा कि ई की वैल्यू यहाँ पर हम ले रहे हैं। ई की वैल्यू जो एसेंट्रिसिटी है, एसेंट्रिसिटी क्या है, ये लेस देन आपकी 1 होगी। और यदि एसेंट्रिसिटी की जो हम बात करते थे वो आपका क्या था, PS अपॉन था PM। और जो ये वैल्यू है यही ई कहलाती है। ये वैल्यू आपकी 1 से लेस देन है। इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जो PS होगा ये लेस देन होना चाहिए PM से। ये आपने वहाँ पर देखा था। इसको अब हम लोग यहाँ पर एक फिगर बना करके आराम से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से समझते हैं। तो वहाँ पर देखिएगा जो आपने ये ड्रॉ किया था तो एक ये आपने क्या ले ली, ये फिक्स लाइन ले ली। इस फिक्स लाइन को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। फिक्स लाइन को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। तो चलिए ये मैंने यहाँ पर क्या ले ली, डायरेक्ट्रिक्स ले ली। अभी हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं, इस पर कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट्रिक्स ले ली। अब एक आपके पास क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। एक आपके पास क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। तो फिक्स पॉइंट आप ले लीजिएगा कहीं पर भी ले लीजिएगा फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट चलिए सपोज कर लीजिएगा, फिक्स पॉइंट मैंने ले लिया, वो ये ले लिया, यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट ले लिया। अब कोई भी लोकस लिया जाता है, यानी कोई पॉइंट होगा वो मूवेबल होगा और वो इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से। और ये क्या है, ई कांस्टेंट भी होता है, हमको ये भी ध्यान रखना है। ई कांस्टेंट होता है तो इसकी हम वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू एक लेके चलते हैं पहले से, फिर देख लेते हैं शेप क्या होगी। तो कोई भी जो भी आपके मन में आए वो वैल्यू आप ले लीजिए और ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कुछ भी लेकर के ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यदि आप कहें तो मैं 0.8 ले लूँ इसकी एसेंट्रिसिटी। यदि हम लेना चाहें तो 0.8 ले लें। इसका मतलब PS अपॉन जो हमारे पास PM हो रहा है, ये जो E की वैल्यू है यानी 0.8 हम ये ले सकते हैं, ये ले रहे हैं। 0.8 ले लिया हमने और 0.8 को लेकर के मैं आपको इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 0.8 को लेकर के इसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए 0.8 ले लिया। 0.8 कहाँ रेशियो मिल जाता है, सबसे पहले तो इसे हम क्या करें, 8/10 लिखा जा सकता है इसे। 8/10 यानी 4/5, छोटा छोटा ले लेते हैं। चलिए 4/5 लिख लिया हमने। PS यदि ये हमारे पास PS, चूँकि जो इसकी वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। फिर 8/10 भी लिख सकते हैं, ढेर सारी वैल्यूज आप लिख सकते हैं, हम लोग लेके चलते हैं। चलिए
तो यहाँ पर हमने ले लिया 0.8 लिया है, तो इसको हमने ले लिया PS/PM इक्वल टू 0.8 को हम लिख सकते हैं 4/5, ये आपने लिख दिया 4/5 लिख दिया। चलिए छोटी वैल्यू ले ली हमने, अब ये कटने में इससे कम नहीं आ रहा है। तो यहाँ से चलिए ये चूंकि डिस्टेंस है तो यदि इसको ही हम यहाँ से एक ये लाइन ड्रॉ कर दें, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से देखेगा PS, चूँकि S पॉइंट तो आपके पास ये होगा, S पॉइंट तो आपके पास ये है, और जो M पॉइंट आएगा वो इस लाइन पर आएगा, कहीं भी आएगा, लाइन पर आएगा। चलिए फिलहाल में M पॉइंट को हम यहाँ पर इस समय जो मान लेते हैं वो यहाँ पर मान लेते हैं। चलिए ये मान लिया हमने, और जो P पॉइंट अब आपका क्या होगा, अब PS की बात करें तो यहाँ से देखेगा कि PS यानी कितना होना चाहिए 4, PS 4 हो और PM 5 हो, इसका मतलब इधर ज़्यादा होगा इधर कम होगा। तो ये हमने ले लिया यहाँ पर। चलिए ये पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट आपने ले लिया P, जिसकी डिस्टेंस इधर तो आपकी 4 हो रही है और इधर डिस्टेंस ये कितनी हो रही है 5 हो रही है, ये हमने ले लिया, ये पॉइंट हो गया। चलिए दूसरा अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, ये आपने ले लिया। अगला आप क्या कर सकते हैं 4.8 ले लें, ऊपर 4.8 ले लें और नीचे आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, यदि हम 4.8 ये 4 ले लिया, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, ऊपर जो ले लिया हमने 4.8 ले लिया, 4.8 ले लिया, तो नीचे आपका कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा, ठीक है, नीचे 6 हो जाएगा। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो वही 0.8 ही आएगा, 0.8 ही आएगा। 4.8 अब देखेगा, यदि यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे तो इस पर तो कोई, जैसे सपोज कर लीजिएगा कि यहाँ पर हमने ये इस तरह से ये ले लिया और यहाँ पर ये ले लिया। अब यहाँ पर यदि ये 4.8, यहाँ से तो वैल्यू इसकी फिक्स हो रही है ना, ये 5 हो रही है, यहाँ से वैल्यू फिक्स जो इसकी यहाँ से डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, ये 5 होगी। लेकिन यहाँ से यदि इसे हम बढ़ा दें तो ये डिस्टेंस जाएगी 4 से, तो इसका मतलब देखिए 5 तो हमें लेना नहीं है, यहाँ पर 6 लेना है, यानी ये भी बढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये बढ़ के इधर जाना चाहिए, ये थोड़ा सा ऐसे आना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ 4 था और यहाँ पर ये क्या होना चाहिए 4.8 होना चाहिए, थोड़ा बढ़ना चाहिए। इस तरह से रेशियो चलना चाहिए। आइए तो इस तरह से रेशियो ले लेते हैं। अब ये तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमें इधर से ये भी बढ़ाना पड़ेगा, इधर से ये बढ़ रहा है, इधर से ये और बढ़ाना पड़ेगा, तो आराम से लोकस आ सकता है। ऐसे ही सेम ऊपर की ओर भी हम लोग कर सकते हैं। आइए तो पहले अब हम लोग जो चीज़ें हैं हटाने वाली, इनको पहले हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जो हटाने वाली चीज़ें हैं इनको पहले हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। चलिए ये ले लिया आपने, यानी थोड़ा सा हमें ये लेने के लिए, ये रेशियो लेने के लिए 4.8 और 6, तो 4.8 का एक आप ये कह सकते हैं कि 4.8 का यहाँ से ले करके इस तरह से चाप लगा सकते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं। फिर यहाँ से देखेंगे जगह जगह से कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रही है, एकदम परपेंडिकुलर हो रही है, वो 6 से कहाँ से हो रही है, इस पूरे पर चेक करेंगे। तो सपोज कर लिया कि ये चीज़ जो हमको मिल रही है वो ये कहाँ पर मिल रही है, ये यहाँ पर मिल रही है, ये हमने पॉइंट ले लिया। ये जैसे इधर मिलेगी वैसे ही ये वैल्यू आपकी इधर भी मिलेगी, ऐसे मिलेगा। अब यहाँ पर 4.8 आपने ले लिया, 4.8 लेने के बाद में ये नीचे 6 आ रही है, ऊपर 4.8 आ रही है, और भी यदि लेना चाहें तो थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं। अब एक वैल्यू यहाँ पर आप बढ़ाते जाएं। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको और ऊपर ले ले रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले ले रहा हूँ, तब मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये 4.8 यहाँ से इधर से लेके ये इधर आएगा और ये पॉइंट हो गया 4.8, और ठीक इसके ऊपर ही ले जा करके हमने ये पॉइंट यहाँ पर रख दिया, ये पॉइंट भी आपके पास हो जाएगा 4.8 डिस्टेंस हो जाएगी, इस तरह से 6 हो जाएगी। ये ले लिया। और भी आगे लेना चाहें और भी आगे ले लीजिए। अब आगे हम क्या लेते हैं, 4.8 ले लिया, ये हमने क्या किया था 4 ये हमने 4.8 ले लिया। 4.8 के बाद में आप चाहें तो 5.6 ले सकते हैं, है ना, 8 6 48 8 7 56। चलिए 5.6 ले सकते हैं। यदि यहाँ पर 5.6 होगा, ऊपर 5.6 हो सकता है, तो नीचे वाली लेंथ उस समय कितनी होनी चाहिए,
नीचे वाली लेंथ कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। ये देख लीजिएगा, ये आपकी क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। ये मिला लीजिएगा यहाँ से, और आप देखिएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज आप ले रहे हैं यहाँ पर 4.5 है, इसमें पहले आपने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया था? ये आपने लिया था यहाँ से, जो मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई से आप देख लीजिएगा 0.80 आना चाहिए। वैसे 7856.80 आएगा, 7856.80 आएगा, और 0.8 आएगा। तो अब 5.6 का मतलब ये और डिस्टेंस कहीं ऊपर चली जाएगी, ये इधर कहीं हो जाएगी, ये यहाँ पर कहीं हो रहा है, और ये यहाँ कहीं हो रहा है, ये इधर नीचे भी कहीं पर ये हो जाएगा। अब आगे यहाँ से ये मिलता चला जाएगा, लेकिन कहाँ तक मिलेगा, बात अब ये आती है, कहाँ तक मिलेगा। तो देखिए इसमें एक मल्टीप्लाई हम लोग और कर लें। किसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं? जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 0.8 से हम ऐसा ले रहे हैं कि जिससे इसका वैल्यू अब 8 लेंगे तो 8 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 88 64 यानी 6.4। आगे यदि आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6.4/8 हो जाएगा। नीचे देखिएगा, ऊपर तो कम बढ़ रहा है, नीचे तेजी से बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब नीचे 1 बढ़ रहा है, ऊपर देखेंगे तो 0.8 बढ़ रहा है, नीचे 1 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये बढ़ेगा कहाँ तक? यदि हम यहाँ तक इसको ले जाएं, इक्वल टू एंड सो ऑन कहाँ तक ले जाएं? यदि हम इसे ले जाते हैं 36/45, 36/45 तक ले जाते हैं, तो फिर आपका हो जाएगा 9 पंजे 45, 9 चौका 36, 0.8 ही है। अब यहाँ पर देखिएगा कितना डिफरेंस हो रहा है दोनों में, यहाँ से 9 का डिफरेंस हो रहा है। अब एस आपका ये है और एम यहाँ पर है, यहाँ पर भी दोनों के बीच की डिस्टेंस हो रही है, वो कितनी हो रही है? 4 ये 5 ये 9 हो रही है। इसका मतलब जो अगला पॉइंट ये पड़ेगा वो कहाँ पर पड़ेगा? इसी पर कहीं पड़ेगा, इसी पर कहीं पर ये अगला पॉइंट पड़ेगा आपके पास। हमने मान लिया ये पॉइंट पड़ रहा है यहाँ पर। यदि ये पॉइंट पड़ रहा है तो ये लोकस की यदि हम बात करते हैं तो ये लोकस जो हमारा हो जाता है वो लोकस क्या होगा? ये इस तरह से लेकर के, आप इस तरह से लेकर के, और यहाँ से इस लोकस को लेकर के ये इस तरह से आप ले सकते हैं। इस तरह की शेप मिल जाती है आपको, और ये शेप मिलती है, ये एस पर लिया, एस पर लिया ये। तो यहाँ पर जब हम जानते हैं कि जहाँ पर ये जो हमारे पास फोकस है ना, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर और फोकस से होके जाता है, इसको आप वहाँ एक्सिस बोलते थे, लेकिन यहाँ पर अब इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे मेजर एक्सिस। इसे क्या बोलेंगे? मेजर एक्सिस बोलेंगे इसे। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जिस तरह की शेप इधर बन रही है उसी तरह की शेप इधर बन रही है, तो सेम यही प्रोसेस यहाँ से देखा जाए तो एक पॉइंट हमको यहाँ पर और मिल जाता है, इसे एस डैश से हमने डिनोट कर दिया। ये भी सेम इसी तरह की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी यहाँ पर इसकी शेप से जो हमें मिले वो 2 फोकी मिल गए, है ना, 2 फोकस मिले। एक हमारे पास एस है, दूसरा एस डैश है। फोकस को हिंदी में बोला जाता है नाभि, इसमें क्या बोला जाता है? नाभि बोला जाता है। तो ये रेशियो से अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये शेप आपकी बनी है। बाकी का इसके बाद में चीज़ निकली है, और जो भी डेफिनेशंस आई हैं, जो कुछ आई हैं, वो एक तरह से डेफिनेशन हम कह देते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी है। डेफिनेशन का मतलब होता है जिस चीज़ को लेकर के लिखा जा सके, जो स्टार्टिंग में मिला है वो तो डेफिनेशन होती है। बाकी की मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी लिखना चाहिए, और जो भी लिख देते हैं बाकी की उनकी इच्छा। डेफिनेशन किस बेस पर लिखते हैं वो तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। डेफिनेशन जो दी गई है, फर्स्ट टाइम दी गई, वो इस तरह से लिया गया। अब इसमें ये साथ में मिल रहा है, एस ये मिल रहा है, तो एक एस डैश यहाँ पर मिल गया। तो लेकिन हम इसे अब डेफिनेशन के हिसाब से थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से पहले हमने इसे ड्रॉ कर लिया, डेफिनेशन के हिसाब से ड्रॉ किया है। अब उसमें ये चीज़ मिल रही है जिनको हमने लिख दिया, तो मुझे लगता है कि उससे रिलेटेड उन्हें प्रॉपर्टी ही लिखना चाहिए। तो जैसे इधर ये कंडीशन है, वे सेम कंडीशन इधर भी ये हो सकती है, सेम कंडीशन इधर भी हो सकती है। यहाँ पर ये 4 होगा और यहाँ पर आपका क्या होगा? ये 5 होगा, और यहाँ पर ये पॉइंट P आपने लिया था इस तरह से। तो ये तो मैंने शेप के बारे में बात कही है कि ये शेप आप इस तरह से बना सकते हैं। बाकी का अभी अब इस पर जो हम एनालिसिस करेंगे वो आगे अब एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं। ये तो हमने जो ये एसेंट्रिसिटी ली थी 1 से छोटी है, उसको लेकर के ये हमने क्या कर लिया है? कर्व बना लिया है, कर्व ड्रॉ कर लिया है। इस तरह की शेप मिलेगी, और इसी को जो बोला जाता है, इसे बोला जाता है इलिप्स। इसी को क्या बोला जाता है? इलिप्स बोला जाता है, यानी हिंदी में जो इसे बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त बोला जाता है।
ये दीर्घवृत्त बोला जाता है। आइए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं और इसकी डेफिनेशन के हिसाब से पहले इसकी जनरल इक्वेशन लेते हैं, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो सकती है, फिर उस पर कैलकुलेशंस क्या हो सकती हैं, उन पर बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, चलिए इस पर हम लोग जो बात कर रहे थे वो एलिप्स पर बात कर रहे थे। एलिप्स हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर हम लोग एलिप्स की बात कर रहे थे और एलिप्स की चीज़ों को लेकर के अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि किस चीज़ को क्या कहा जाएगा, कैसे कहा जाएगा, और उन चीज़ों को लेकर के हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलिए आइए एलिप्स पर हम लोग बात कर लेते हैं। इसे हिंदी में हमने क्या बताया था, दीर्घवृत्त बताया था, एलिप्स। ये हमने बताया था कि कोई लोकस होता है और जो कोनिक में हमने इसकी डेफिनेशन पूरी आपको बताई दी है। यहाँ पर ई की वैल्यू 1 से छोटी होगी, इस तरह से पॉइंट का लोकस होता है। वहाँ पर पैराबोला में आपके दोनों की डिस्टेंस बराबर थी और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, एक उसमें होगी। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया, ये हमने ले लिया कि हमारे पास कोई भी एक, हमने ये लाइन ले ली, ये लाइन ले ली हमने, और ये लाइन ले ली हमने, ये फिक्स लाइन है हमारे पास, और इस लाइन को हमने मान लिया एल एक्स प्लस एम वाई और प्लस एन इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 0, ये लाइन हमने मान ली, ये हमारे पास लाइन है। अब कोई एक फिक्स पॉइंट होगा, चूँकि एलिप्स की हम वो लेने जा रहे हैं, कोई फिक्स पॉइंट होगा, वहाँ से जब हम बात करेंगे तो इस तरह की शेप मिलेगी, जैसे कि अभी आपको हमने बताया ही था लेकर के। यहाँ पर जो ये पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट एस ले लिया, एस लेंगे तो ये हमने क्या ले लिया, पॉइंट को हमने मान लिया एल्फा बीटा है। ये जो पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, एल्फा बीटा से डिनोट कर दिया। जो फोकस है हमने इसे एल्फा बीटा से डिनोट कर दिया। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अब इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये यहाँ से कोई भी एनी पॉइंट आपने ले लिया, ये पॉइंट आप पी लेते हैं, ये मूवेबल पॉइंट है तो एक्स वाई होगा, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये पॉइंट आपके पास ये हो गया। अब यहाँ पर जो ये होगा आपका पी एस या एस पी अपॉन पी एम लेते हैं, एस पी अपॉन पी एम आप लेते हैं, ये किसके बराबर होता है, एक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसे हम ई की बात करते हैं, और ये क्या होता है, 1 से छोटा होता है। लोकस इस तरह से लिया जाता है, ये बताया था। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब ये ई की वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसे हमने ई लिखा रहने दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम पी एस की वैल्यू निकालें, फिर पी एम की वैल्यू निकालें और इसमें वैल्यू पुट कर दें। और यदि यहाँ से लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एस पी इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू, और ये हो जाएगा आपके पास पी एम। एस पी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू ये हो गया ई इंटू। अब पी एम की बात कर रहे हैं तो पी एम आपका क्या है, पी से एम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और लाइन कौन सी आपके पास, डायरेक्ट्रिक्स एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन हो जाएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये आप निकाल चुके हैं, 2D में भी आप निकाल चुके हैं, स्ट्रेट लाइन जब पढ़ाया था तब। अब इसे हम इधर ट्रांसफ़र कर दें और दोनों साइड का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। इधर हम ट्रांसफ़र कर दें और दोनों साइड का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो चलिए स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने पर क्या होगा, स्क्वायर करते हैं तो इधर ये आपका हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होगा, और इधर आपके पास जो हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर हो गया, और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ई स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास एल एक्स प्लस एम वाई और प्लस एन, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। एक तो आपके पास इक्वेशन आप इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बाकी का एक आप ब्रेक करके भी लिख सकते हैं इसे, तो ब्रेक करके भी आप आराम से लिख सकते हैं, ब्रेक करके लिख दीजिए।
और वैसे जब स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करेंगे तो ये इस फॉर्म में आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाएगी। ये जो ये इक्वेशन होगी, ये जो इक्वेशन है ये आपकी जो होगी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाएगी, ये ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन में दूसरे तरीके से अभी हम लोग और वो करेंगे, है ना, जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, वो एक अलग वो रहेगा। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर आप कह सकते हैं, इसी तरह से निकालेंगे उसको भी। क्योंकि ये आपने जो लिया है ये जनरल ले ली है, जनरल पॉइंट आपने ले लिया, जनरल ये आपने डायरेक्ट्रिक्स ले ली है, ठीक है। वहाँ पर आप डायरेक्ट्रिक्स फिक्स कर देंगे, पॉइंट भी आप जनरल नहीं लेंगे, एक फिक्स पॉइंट उस तरह से ले लेंगे, मतलब जैसे एच के लेने ऐसे नहीं, आप एक्स एक्सिस पर ले लेंगे या वाई एक्सिस पर ले लेंगे कोई पॉइंट, तो एक 0 हो जाएगी, या तो एक्स की वैल्यू 0 होगी या वाई की वैल्यू 0 होगी, तो वो कैलकुलेशन आपकी कैसी हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। और क्या करते हैं उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेंगे तो इनके पैरेलल डायरेक्ट्रिक्स ले लेंगे, तो लाइन भी थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। चलिए फिलहाल में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यदि इसके इक्वेशन इसे आप लिखना चाहें तो इस इक्वेशन को लिख दीजिए फर्स्ट। ये इक्वेशन आपने लिख दी, वो फर्स्ट लिख दी, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी आपकी, ये होगी स्टैंडर्ड इक्वेशन। हालांकि स्टैंडर्ड इक्वेशन आप ज़्यादातर जो लिखते हैं वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को लिखते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ लिखा नहीं रहा हूँ, इसे यहाँ मैं लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कहीं आपसे वही फॉर्म में पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। ये तो मैं अपनी ओर से ले रहा हूँ, 3 डायमेंशन पर होगा तब कैसे होगा, इस तरह का डैश जो है डिस्क्राइब किया नहीं जाता है, ठीक है, ये हम लोग अपनी ओर से ले रहे हैं। देखेंगे इसमें और उसमें वही सेम प्रोसेस चलेगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर भी होगा, वाई स्क्वायर भी होगा, ये सब होगा, तो यहाँ पर देखिएगा जो वैल्यूज आपको मिलेंगी वो वैल्यूज क्या मिलेंगी, ये मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं एक्स स्क्वायर के बारे में बात कर रहा हूँ, और यदि इसे हम लिखना चाहें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, और यदि इसे हम लिखना चाहें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं। देखिएगा एक्स स्क्वायर के साथ में एल स्क्वायर आएगा प्लस एम स्क्वायर आएगा, इधर एक्स स्क्वायर के साथ में ई स्क्वायर और एल स्क्वायर नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, एल यहाँ पर भी आ रहा है, एल वहाँ पर भी आ रहा है, तो इसमें से कॉमन हो जाएगा, और ये आपका हो सकता है एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर ले लिया, और यहाँ से हो जाएगा आपका 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है प्लस तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, प्लस एम स्क्वायर हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आइए आगे इसी तरह से हम इस वाई स्क्वायर के लिए भी ले लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के लिए लिया है वैसे वाई स्क्वायर के लिए ले लेंगे, ये हो जाएगा एल स्क्वायर होगा, है ना, ये एल स्क्वायर होगा, एम स्क्वायर यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर इसके साथ में एम स्क्वायर है, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तब इसका स्क्वायर आएगा, तो चलिए प्लस ये हो जाएगा आपके पास एल स्क्वायर आप यहाँ पर ले लीजिए, और प्लस एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तो एक्स वाई का आपस में मल्टीप्लाई होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई का आपस में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर अब आपको क्या लिखना होगा, एक्स वाई वाली टर्म भी लिखना होगा। एक्स वाई वाली टर्म देख लीजिए कितना हो रहा है, एक्स वाई मिलेगा वो इसमें मिलेगा एक्स वाई, तो एक तो हो जाएगा 2lm ई स्क्वायर, इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा आपके पास, ये होगा 2 हो गया, l हो जाएगा, m हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा, ये एक्स वाई वाली टर्म हो गई। अब अकेले हमें चाहिए एक्स वाली टर्म और अकेली वाई वाली टर्म, और फिर चाहिए हमको कांस्टेंट टर्म, तो चलिए ये भी ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -2। अब यहाँ पर देखिएगा टू अल्फा एक्स आएगा, यहाँ से इसके साथ में ये मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ पर 2 बीटा वाई आएगा उसके साथ भी ये मल्टीप्लाई में होगा, और यहाँ पर भी देखिएगा एल एक्स यानी 2, यहाँ से जो आपका आएगा अकेले x के लिए तो ये होगा एल एक्स का n के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2e स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, ये आपका जो मिल रहा है ये मिल रहा है 2, और वहाँ से आपके पास होगा एल्फ़ा, वहाँ से होगा आपके पास एल्फ़ा
और होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। जो चीज़ मिलती जा रही है ये हमने उधर से लेकर के लिख लिया, यहाँ से जो आपको मिलेगा ये लिख लिया। अब चलिए इधर वाले पर भी लिख लीजिए, तो इधर वाले पर आपको क्या हो जाएगा प्लस प्लस ये क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा चूंकि नेगेटिव तो हमने बाहर ले लिया, ये होगा एल एन 2ln e स्क्वायर और 2 आपने बाहर ले लिया है तो ये हो जाएगा ln e स्क्वायर, ये हो गया और इनटू हो जाएगा x। अब चलिए y के लिए भी यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर अब y के लिए भी लिख देते हैं। y के लिए आपका क्या हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा बीटा एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा जैसे उसमें हुआ था, है ना। और ये हो जाएगा प्लस एम एन ई स्क्वायर प्लस एम एन ई स्क्वायर, ये हो गया और यहाँ पर हो जाएगा आपका y। अब आपका क्या बच रहा है, यहाँ से कांस्टेंट टर्म बच रहा है, तो कांस्टेंट टर्म में यदि आप लेंगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और यहाँ पर देखिएगा ब्रैकेट में आएगा वो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, तो प्लस ये हो जाएगा आपके पास एल स्क्वायर हो गया प्लस एम स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा यहाँ से एल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। ये तो इधर मल्टीप्लाइंग बचेगा, इधर कांस्टेंट में आपका क्या बचेगा एन स्क्वायर होगा और क्या होगा ई स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर होगा और ई स्क्वायर होगा, तो एन स्क्वायर ई ये एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई ई स्क्वायर से होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसे दूसरे साइड में ले जाएंगे तो माइनस ये हो जाएगा ई स्क्वायर हो गया एन स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0, ये हो गया। ओवरऑल ये सॉल्व करने पर आपको ये मिल गया। यदि इसे हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, इसे लिखना चाहें तो इसे स्मॉल ए से डिनोट कर दें, ये हो जाएगा स्मॉल ए एक्स स्क्वायर और प्लस इसे लिख सकते हैं वी वाई स्क्वायर और यहाँ से आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस क्या यहाँ पर आप प्लस लिख दीजिए, ये लिख दीजिएगा 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू आपके पास हो गया 0 इक्वल टू c। ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन मिल रही है आपको, ये भी आपको क्या मिल रही है सेकंड डिग्री की इक्वेशन मिल रही है, ये सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है आपके पास में। अब यहाँ पर a b c की वैल्यू यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन अभी इस तरह का बना नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से बन सकता है कि यदि यहाँ पर h की वैल्यू जो हो रही है, h की वैल्यू कितनी हो रही है, h की वैल्यू देखिएगा यहाँ पर h एक्स वाई वाली टर्म कहाँ पर है, ये है h की वैल्यू जो आपके पास हो रही है, ये हो रही है एल एम ई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ से ले रहा हूँ, एक रिजल्ट बता रहा हूँ यहाँ से, इसी तरह से औरों के लिए भी लिख सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो रहता है वो क्या होता है एक्स वाई वाली टर्म गायब रहती है, एब्सेंट रहती है या वैनिश रहती है, तब उसके लिए आप क्या डिसाइड कर सकते हैं, क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह का कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता, आपको अपने हिसाब से पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहना होगा, अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड रहना होगा, चाहे वो फिर आपका टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आईएएस पीसीएस का मेंस एग्जाम हो या फिर चाहे आपका वो नेट जेआरएफ हो, कोई भी हो, आपको फिट रहना होगा। और ये ऑप्शनल पेपर जो ऑप्शनल के रूप में मैथ का भी बैच जल्दी ही शुरू होने जा रहा है, जो लोग भी यदि इंटरेस्टेड हों तो उनको आप बता सकते हैं जी। ये सिविल के लिए आईएएस और पीसीएस के लिए, जहाँ जीएस वर्ड में पढ़ाते हैं वहाँ से मैथ्स के लड़के कई निकले हुए भी हैं, तो उसको हम सोच रहे हैं कि अपने ऐप पर भी शुरुआत करेंगे। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं, यदि हमने यहाँ पर ले लिया कि इफ़, ध्यान दीजिएगा यहीं से मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ एक, इफ़ यदि मैंने यहाँ पर कहा कि h की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू क्या है 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एल एम ई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या पॉसिबल हो सकता है, यहाँ से पॉसिबल ये होगा कि ई स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, सिंस ई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तब क्या होगा, तब क्या होगा यहाँ से, अब देखिएगा एल और एम दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, क्योंकि एल एम दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे तो फिर ये लाइन का ही रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा ये लाइन का ही रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, इनमें से एक 0 होगा,
या L0 होगा या M0 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन आपसे बन जाता है, एक क्वेश्चन में अभी यहीं पर लेके बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन लेके बना देता हूँ, बता देता हूँ। और तो यहाँ से या तो L0 होगा या फिर आपका क्या होगा, M0 होगा। दोनों जीरो एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि दोनों जीरो हो जाएंगे तो फिर ये आपके पास डायरेक्ट एक्स है वो लाइन नहीं रहेगी, n = 0, ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपसे यदि पूछ लेता है कि इन द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, इफ इन इक्वेशन ऑफ एलिप्स द टर्म ऑफ x into y vanish, then the coefficient of x and y, coefficients x and y ये यहाँ पर ले लिया जाए, या हम यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हैं कि इफ डायरेक्ट एक्स की इक्वेशन ले लें, डायरेक्ट एक्स की इक्वेशन ले लें। चलिए मैं यहाँ पर लेके बता देता हूँ, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ, आराम से देखिएगा। चलिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ से आप समझने का प्रयास करेंगे। मैंने यहाँ पर कहा कि इफ़ Lx + My + n = 0, n = 0 is the directrix of an ellipse, एक एलिप्स की ये डायरेक्ट्रिक्स आपने ले ली है, ये डायरेक्ट्रिक्स ले ली है, एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स है। अब यहीं पर इसमें क्या है, इन एलिप्स में आपका क्या है, एलिप्स में एंड एलिप्स में जो एक्स वाई की टर्म है वो कैसी है, एक्स वाई की टर्म है वो एब्सेंट है, और लिखेंगे यहाँ पर एंड इन एलिप्स and in ellipse और एलिप्स में क्या होता है आपका, एलिप्स में जो एक्स वाई की टर्म है वो हमने क्या ले लिया, इन एलिप्स द टर्म ऑफ x into y vanish, then तब यहाँ से चार ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन में आपने ले लिया L = 0, सेकंड ऑप्शन में चलिए, सेकंड ऑप्शन में आपने ले लिया M = 0, थर्ड ऑप्शन में ले लिया आपने, थर्ड ऑप्शन में ले लिया, ये ले लिया L = M और = ये 0 ले लिया, ये ले लिया। चलिए फोर्थ ऑप्शन में आपने ले लिया, फोर्थ ऑप्शन में आपने ले लिया, और ये आपने ले लिया L = M = N या नॉन ऑफ दीज कर दिया। चलिए नॉन ऑफ दीज कर दिया। यहाँ थोड़ा सा एक चेंज और कर लीजिए, और M ≠ 0 कर दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए हम लोग और थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं। ये 0 ले लिया, L ये ले लिया, M = 0 ले लिया। यहाँ से थोड़ा सा इस ऑप्शन में मैं चेंजिंग और कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग जो चेंज कर रहे हैं वो चेंज कर रहे हैं कि एक तो यहाँ से L भी हमने 0 ले लिया, M भी 0 ले लिया और N भी 0 ले लिया। ये चार ऑप्शन बनेंगे, ये अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ से आप जान रहे हैं कि क्या होता है, या तो हमारे पास L 0 होगा या M 0 होगा, या इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, ये दूसरे हिसाब से मैंने रखा था, इसको भी हटा के ये कर देना। ये ऑप्शन या तो L 0 होगा या M 0 होगा, या L और M दोनों 0 होंगे, यहाँ पर तीनों 0 होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आप सीधा सा आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये आपके पास एग्जाम्पल जो ये ले रहे हैं, ये आपके पास सही आंसर होगा, ये आपके पास सही आंसर होगा। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास सही आंसर है। इस तरह से आप इसे आराम से लिख सकते हैं। इसी तरह से और भी लिखना चाहें तो यहाँ पर
हमने आपको बताया कि L इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0, उनके लिए अलग अलग केसेस भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं, आराम से वैल्यू निकल सकते हैं। जैसे L की वैल्यू 0 एक बार ले लेंगे तो M 0 नहीं लेंगे, तब आपको वैल्यूज पता चल जाएंगी, आगे कैलकुलेशन निकालेंगे जो पीछे हमने बताया था। भाई वहाँ पर अगर L की वैल्यू 0 ले लेंगे तो My प्लस N इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट x की इक्वेशन वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और यदि आपने M0 लिया तो वो आपको क्या हो जाएगा, Lx प्लस N इक्वल टू 0, तो भी वहाँ से डायरेक्ट x की इक्वेशन पता चल जाएगी कि आपको क्या मिलेगी। चलिए फिलहाल में चूंकि वहाँ पर यदि एक बार L0 लेंगे, एक बार M0 लेंगे, तो एक बार आपको जो मिलेगी वो वर्टिकल एलिप्स मिलेगा और एक में मिलेगा वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स मिलेगा। वर्टिकल एलिप्स मिलेगा और हॉरिजॉन्टल एलिप्स मिलेगा। अभी हम लोग बात करेंगे वर्टिकल एलिप्स क्या होता है और हॉरिजॉन्टल एलिप्स क्या होता है, इन सब पर अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो ये इक्वेशन है आपके पास, ये जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। ये जो आपके पास है यही आपके पास क्या है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये ध्यान दीजिएगा, यही आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स पर बात करेंगे। यानी यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर तो हमने पूरा जनरल लिया, देखिए पॉइंट भी हमने लिया अल्फा बीटा, लाइन भी ली हमने, वो डायरेक्ट्रिक्स जो ली वो भी हमने Lx प्लस My प्लस N इक्वल टू 0 लिया, जनरल ही लिया। आइए, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन सही था। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स के बारे में बात करते हैं। आइए, क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स में हालांकि कुछ नहीं है, जो मैंने अभी आपको बता रहा था उसी तरह से यहाँ पर एक अलग तरीके से लिख दिया गया है। स्टैंडर्ड इक्वेशन को एक अलग तरीके से लिख दिया गया है और कुछ नहीं है। चलिए लिख लेते हैं इसको भी, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स के बारे में लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक डायरेक्ट्रिक्स लेते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं। तो पहले यदि हम ले लें, एक एक्स एक्सिस ले लें और एक वाई एक्सिस ले लें, एक एक्स एक्सिस ले लें और एक क्या ले लें, वाई एक्सिस ले लें। चलिए तो हम लोग ले लेते हैं, एक एक्स एक्सिस ले लिया और एक वाई एक्सिस ले लिया। तो एक्स एक्सिस ये ले लिया और वाई एक्सिस हमने ये ले लिया। अब देखिए थोड़ा सा मैं पीछे की ओर मुड़ रहा हूँ एलिप्स की ओर, ये देखिएगा क्या आपका हो रहा था, ये वैल्यू निकल के आ रहा था और इस पर निकलेंगे पहले वाले इस पर। तो ये यहाँ पर देखिएगा, यदि ऐसे निकालते तो इसके बीच में जो यहाँ पर मैक्सिमम ये हो रहा है, तो ये बीच में ये जो यहाँ से हम लेते हैं, तो ये जो बोला जाता है ये वाला, ये बोला जाता है मेजर एक्सिस। जो बड़ा बन रहा है ये मेजर एक्सिस बोला जाता है। ये वाला जो एक्सिस बन रहा है ये आपका कौन सा है, ये मेजर एक्सिस है। चलिए मैं अंदर इसमें लिख दे रहा हूँ, मैं इसमें अंदर ही लिख दे रहा हूँ, ये है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस है ये, और इसकी लेंथ ये यहाँ से और ये लेंथ देखिए यहाँ तक ये लेंथ है। और जो ये है आपका, ये बोला जाता है माइनर एक्सिस। ये आपका जो बोला जाता है ये बोला जाता है माइनर एक्सिस बोला जाता है। और ये माइनर एक्सिस की भी जो लेंथ है, ये माइनर एक्सिस की भी जो लेंथ है वो देखिएगा यहाँ से लेकर के ये कहाँ तक है, ये यहाँ तक है। ये यहाँ से लेके, यदि इसे हम यहीं पर डिनोट करना चाहें ए और ए डैश से डिनोट कर दें, और इधर हम डिनोट कर दें इसे बी और बी डैश तक डिनोट कर दें, तो ये आपके पास जो होगा ए डैश, ये आपके पास मेजर एक्सिस होता है और ये आपके पास क्या होगा, माइनर एक्सिस होगा। क्योंकि यहाँ फिगर बड़ा है इसीलिए आप थोड़ा समझाने में आसानी हो जाती है और आपके समझने में आसानी हो जाएगी। अब पीछे हमें क्या करना पड़ेगा, फिगर थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा चूँकि उसमें लिखना भी होगा, है ना, इसलिए यहाँ पर हमने समझा दिया है। यहाँ पर आपके पास एलिप्स में ये आपको क्लियर हो ही गया था, यहाँ पर दो फोकी हो जाती हैं, दो फोकस होते हैं, एक एस हो गया एक एस डैश हो गया।
फोकस को प्लूरल नंबर में फोकी बोला जाता है। और डायरेक्ट्रिक्स को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट्रिसेस। यहाँ पर 2 डायरेक्ट्रिसेस हो जाएंगी आपके पास में, यहाँ पर 2 ही वर्टेक्स हो जाएंगी आपके पास में। ये इलिप्स की जो आपने निकाली थी, है ना, ड्रॉ किया था, वहाँ से ये निकल रहा था आपके पास में। आइए अब हम लोग यहाँ पर आगे और बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स पर बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जहां पर जो आपके जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ इलिप्स। ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है सेंटर ऑफ इलिप्स। चलिए फिलहाल में यहाँ पर जो हमने बना लिया वो हमने इलिप्स को इस तरह से ले लिया। ये यहाँ पर हमने जो ले लिया, ये हमने ले लिया, ये सेंटर की तरह से ले लिया ये, और सेंटर यहाँ पर जो हमने ले लिया ये ऑरिजिन ले लिया, 0 0 से डिनोट कर दिया। यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया हमने एस, और इधर एक पॉइंट जो ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये फोकस ले लिया, वो ले लिया एस डैश। एक आपने ये ले ली, ये डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ पर, और एक आपने यहाँ पर ये ले ली, ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स आपके पास ये है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ से कुछ न कुछ डिस्टेंस पर, जो यहाँ से डिस्टेंस होंगी, यहाँ से ये डिस्टेंस होंगी, इन डिस्टेंसेस पर ये माना जा सकता है। यानी इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एस ये ले लिया है, तो एस से पहले ये पॉइंट हमने मान लिया कि ये पॉइंट पी है, जिसे एक्स कॉमा वाई से डिनोट कर दिया। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या होगा? एम होगा, है ना। अब यहाँ पर आपका क्या है? वही एस पी अपॉन पी एम की बात करेंगे तो कांस्टेंट रेशियो होना चाहिए, जो 1 से छोटा है, जो 1 से कैसा है? छोटा है, ये है। लेकिन ये सब निकालने के लिए पहले हमें डायरेक्ट्रिक्स पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स क्या है? हम देख रहे हैं वाई एक्सिस के पैरेलल है, और फोकस कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर है, फोकस एक्स एक्सिस पर है। इसका मतलब यहाँ से हमें कुछ चीज़ पहले बना के चलनी है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर जो इसके ये हैं, यहाँ पर चूंकि वर्टेक्स जो हमको दी गई है, एक वर्टेक्स हमने चलिए ए ले लिया, दूसरी वर्टेक्स ले ली ए डैश। यहाँ से हमने मान लिया ये ए डिस्टेंस पर है, तो ये जो वर्टेक्स आपका हो जाएगा ये हमने लिख दिया -a,0, ये पॉइंट लिख दिया, ये पॉइंट लिख दिया -a,0। दूसरा यदि यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमने लिख दिया a,0, ये हमने मान लिया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a हो गई। तो जो हमारे पास ये माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस की जो लेंथ ले ली वो हमने क्या ले ली? 2a ले ली, 2a ले ली। तो यहाँ से इस तरह से देखेंगे, ये आपने ले ली, वो क्या ले ली? 2a ले ली, ये ले ली 2a। और ये आपके पास क्या है? यही है आपके पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस की आपके पास लेंथ है, मेजर एक्सिस। पहले शायद गलती से माइनर निकल गया है, उसे सही कर लीजिएगा। मेजर एक्सिस है ये, माइनर एक्सिस आपके पास ये है। इसे यहाँ पर हम बोलेंगे, इस पॉइंट को बी से डिनोट कर देते हैं, ये बी डैश से डिनोट कर देते हैं। चलिए इसे भी हम बी से डिनोट करेंगे, देखेंगे इसकी वैल्यू इस ए के फॉर्म में क्या निकल के आएंगी। क्योंकि यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, 0 0 है, तो इस पर हमने केवल ये जो वर्टिसेज हैं इनको ले लिया a,0। इसी के टर्म में हमें डायरेक्ट्रिक्स निकालनी होगी, इसी के टर्म में हमें ये फोकी भी निकालनी है, ठीक है। इसी के टर्म में निकालना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम का मतलब यहाँ से जो निकलेगा, अभी हम लोग बात करेंगे इनके सब के बारे में, है ना, फोकस के बारे में भी, सब के बारे में बात की जाएगी। अभी हम इसकी इक्वेशन निकालना, तब उसके बाद में और कॉर्ड के बारे में, उन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए तो यहाँ पर हमने, हमारे पास क्या है? यदि इस पॉइंट्स को यहाँ पर यदि हम कुछ लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। यदि इधर हम मान लें कि ये हमारे पास जेड पॉइंट है, ये हमने मान लिया जेड है, और यहाँ पर जो ये इंटरसेक्ट हो रहा है इसे यदि हम डिनोट कर दें जेड डैश से, इसे डिनोट कर दें, हमने किससे? जेड डैश से डिनोट कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट हमारे पास ओ है। यदि हमको ओ जेड पता चल जाए या ओ जेड डैश पता चल जाए तो ये इक्वेशन पता चल जाएगी, कोई भी हमको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता चल जाएगी। इसी तरह से यदि हमको एस पता चल जाए या एस डैश पता चल जाए, दोनों में से एक पता चल जाए, तो दोनों फोकी के हम आराम से क्या कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। क्योंकि जितना ओ एस है उतना ही कितना है? ओ एस डैश है, दोनों सेम होंगे सेंटर से। आइए तो यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, ये हमने लिखा
ये हमने लिखा क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से जो पी एम या एस पी अपॉन जो पी एम है यही आपका क्या होता है, ई के बराबर होता है। और ई की बात करें तो यहाँ पर और आपका क्या हो जाएगा, यदि इन पॉइंट्स के बेस पर बात कर लें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एस अपॉन हो जाएगा, ए एस अपॉन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ से ए जेड, ए एस अपॉन हो जाएगा ए जेड। ये ए एस अपॉन आप इसे लिख सकते हैं ए जेड, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, फोकस आपके पास ये है, इसके लिए एक आपके पास ये शीर्ष यानी वर्टेक्स ए डैश है, तो यहाँ से एस ए डैश लिख सकते हैं। और एस ए डैश चलिए आपने लिख दिया, एस ए डैश अपॉन क्या लिख सकते हैं, इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस ले ली। अब क्या लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो कितना पड़ेगा, ये जेड ए डैश पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जेड ए डैश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब आपका ई के इक्वल है, ये सब आपके पास क्या है, ई के इक्वल है। यदि यहाँ से हम इसके टर्म में लेना चाहें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एस इक्वल टू यदि हम लेना चाहें तो ये हो जाएगा ई इंटू हमारे पास होगा ए जेड हो जाएगा। इसको हम चाहें तो इक्वेशन हम लिख लें फर्स्ट। सेकंड यदि यहाँ से लेना चाहें, ए एस लिखा था, एस ए डैश की बात करें तो एस ए डैश आपके पास कितना हो जाएगा, एस ए डैश इक्वल टू ये हो जाएगा ई इंटू ये हो जाएगा जेड ए डैश। ये इक्वेशन आपके पास सेकंड हो गई। अब देखिएगा यहाँ से हमको एक चीज़ पता है कि इन दोनों के बीच की ए से ए डैश के बीच की लेंथ हमारे पास कितनी है, 2a है। ये हमको पता है, ये हम लेके चले हैं, ये हमने मान लिया था, है ना। तो अब इसे लिख क्या सकते हैं, इसके टर्म में लिखना चाहें तो ये ए एस प्लस एस ए डैश, ए एस प्लस एस ए डैश, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये ए डैश के इक्वल हो जाता है। तो यदि यहाँ से आप लेना चाहें तो ए डैश, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जो हमें मिल रहा है उसके टर्म में, बाद में हम इसे घटाएंगे भी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ए एस प्लस एस ए डैश ले लिया और ये किसके बराबर है, ए डैश के इक्वल हो रहा है। और यदि इसे लिखना चाहें तो ए डैश की जगह पर तो हमने 2a लगा दिया इक्वल टू ए एस की जगह पर हमने लगा दिया ई इंटू ए जेड हो गया प्लस ई इंटू ये हो जाएगा जेड ए डैश, और ये आपने लगा दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। अब यहाँ पर आपने क्या किया, ये 2a हो गया इक्वल टू यहाँ से आपने ई को कॉमन ले लिया। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, ए जेड आपका किसके बराबर है, ए जेड को यदि आप लिखना चाहें तो ओ जेड माइनस ओ ए लिख सकते हैं। ए जेड को यदि लिखना चाहें तो ओ जेड माइनस ओ ए लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं इसको, ओ ए जेड को आपने लिख दिया ओ जेड और माइनस आपने कर दिया ओ ए। अब यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ से जेड ए डैश होगा तो प्लस, चलिए जेड ए डैश आपके पास ये है, यदि इसे लिखना चाहें तो ओ जेड और प्लस लिख सकते हैं ओ ए डैश, ओ जेड और ये हो जाएगा प्लस ओ ए डैश, ये लिख सकते हैं। लेकिन ओ ए और ओ ए डैश ये दोनों इक्वल हैं, ओ ए और ओ ए डैश दोनों इक्वल हैं, तो एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 2a इक्वल टू ये हो जाएगा ई हो गया, ये हो जाएगा आपके पास ओ जेड ये 2OZ हो जाएगा। और यहाँ पर आप लिखना चाहें तो एक मिनट यहाँ पर आप ये लिख दीजिए, एक लाइन हम यहाँ से कम ही कर दे रहे हैं, ये आप लिख देंगे, ये हो जाएगा इंटू 2OZ ये हो जाएगा। सिंस यहाँ से हम जानते हैं कि जो OA है ये OA इक्वल टू है वो है OA डैश, दोनों इक्वल हैं तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल कर दिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो OZ इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ से OZ इक्वल टू हो जाएगा A/E। OZ इक्वल टू जो हो गया ये क्या हो गया, A/E हो गया। यदि यहाँ से डिस्टेंस बात करें तो ये डिस्टेंस आपके पास A/E हो गई, इधर भी बात करेंगे तो ये भी आपके पास AE हो जाएगी। तो इस तरह से यदि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी बात करेंगे तो ये इक्वेशन जो आपके पास होगी, यहाँ से डिस्टेंस x चली है तो x इक्वल टू ये होगा -A/E, और यदि इसे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा x + A/E इक्वल टू 0। इधर की डायरेक्ट्रिक्स आपको ये मिल रही है।
इधर की डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो x माइनस ए अपॉन ई इक्वल टू 0 ये मिलेगी। दोनों डायरेक्ट ट्रेसेज देख ली आपने। तो इस तरह से यदि डायरेक्ट ट्रेसेज की इक्वेशन लिखें, यदि यहाँ से हम डायरेक्ट ट्रेसेज की इक्वेशन लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट ट्रेसेज इसीलिए आपने यहाँ पर लिख दिया सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट ट्रेसेज ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस माइनस ए अपॉन ई इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट ट्रेसेज की आपके पास इक्वेशन हो गई, x प्लस माइनस ए अपॉन ई इक्वल टू 0। एक बार ये आपने जोड़ दिया, एक बार हम क्या करते हैं, इनको घटा भी देते हैं, इनको घटा देते हैं एक बार। जो जोड़ा था इसी को एक बार हमें क्या करना है, घटाना भी है। अब देखिए ये हमने क्या किया, ये इन दोनों में से घटा दें, एक ए एस में से एस ए डैश को घटा दें, जो दोनों जोड़ दिए थे दोनों को अब हम क्या करेंगे, घटा देते हैं यहाँ पर। तो घटा दीजिए, घटाने पर आपको क्या मिल जाएगा। अब जेड ए डैश आपके पास देखिएगा, जेड ए डैश बड़ी है तो सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को आप घटा दीजिए। इक्वेशन 2 में से आपने क्या कर दिया, 1 को घटा दिया, इसको घटा दिया। अब यहाँ से यदि घटाएंगे तो आपके पास आप देखेंगे एक आपके पास था एस ए डैश था माइनस ए एस था, ये हो गया इक्वल टू ई हो गया, ई हो गया। और घटाने वाली वैल्यूज भी देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा जेड ए डैश माइनस ए जेड, जेड ए डैश माइनस ए जेड, जेड ए डैश माइनस हो जाएगा ए जेड, ये हो गया। अब इनकी वैल्यू लगानी है आपको, इनकी अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज लगा लीजिए। वैल्यूज लगाएंगे तब आपको क्या मिलेगा ये, तो यहाँ से भी ये देख लीजिएगा कौन कौन सी वैल्यू आपकी हो रही है। एस ए डैश किसके बराबर है, ए एस किसके बराबर है, ये वहाँ पर पहले भी आप लिख चुके हैं। एस ए डैश किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये दोनों वैल्यू आप लिख चुके हैं, है ना। ये तो दोनों की 2a के बराबर था। ए जेड आपका ओ जेड माइनस ओ ए है, ये ए जेड की जगह पर ओ जेड माइनस ओ ए लगा दो, ओ जेड माइनस ओ ए। माइनस ये आपके पास हो रहा था ओ जेड माइनस ओ ए, ये वैल्यू हो रही थी। जेड ए डैश की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, जेड ए डैश की वैल्यू ओ जेड प्लस ओ ए डैश, ओ जेड प्लस ओ ए डैश, ओ जेड प्लस ओ ए डैश, ये वैल्यू आपने लगा दी। अब एस ए डैश में से ए एस और घटा दीजिए, क्या हो रहा है, एस ए डैश में से एस ए डैश में से ओ एस घटाना है तो आपको बचेगा ओ ए डैश जो ए के बराबर होगा, ओ ए डैश हो गया यहाँ पर, ओ ए डैश हो गया, ये किसके बराबर है, ए के इक्वल है, इक्वल टू यहाँ पर आपके पास क्या है, ई है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ओ जेड हो गया, यहाँ से बात करेंगे तो ये क्या हो गया आपके पास, ओ जेड हो गया। और यहाँ से प्लस ये आपके पास है ओ ए डैश आपने लिखा, यहाँ पर माइनस ओ जेड होगा और प्लस हो जाएगा ओ ए होगा। ओ जेड से ओ जेड कैंसिल हो जाएगा, ओ ए डैश और ओ ए दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी ए इसकी वैल्यू, ये ओ ए डैश और ओ ए दोनों की वैल्यू देख लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा ई है आपका, यहाँ पर है आपके पास, वो आपके पास क्या है, ई आ रहा है। देखिएगा पीछे कोई गलती ना हो, क्योंकि एक तो दूसरे पेज पर जाने के बाद में बड़ी दिक्कत सी हो जाती है।
कोई गलती न हो। मैं थोड़ा सा यहीं पर ले लेता हूँ, एक बार हमने जोड़ा था, एक बार हम घटा रहे हैं एस ए डैश में से, यहीं पर मैं ले रहा हूँ एस ए डैश में से आपका घट रहा है ए एस घट रहा है, तब क्या बचेगा ये देख रहा हूँ मैं, एस ए डैश में से ए एस घट रहा है, तो ये बचेगा आपका, चूंकि इसके इक्वल है तो एस डैश बचेगा, ये बचेगा एस डैश बचेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2OS के इक्वल लिख सकते हैं आप, 2OS के इक्वल लिख सकते हैं। तो पहले एस डैश करते हैं वहाँ, फिर 2OS करते हैं, यही हमें लग रहा है गलती भी हो रही है, 2OS के बराबर है, यहाँ पर ये सही कर लीजिएगा, 2OA ये जो वैल्यू आपकी आ रही है 2OS के इक्वल आ रही है, 2 इंटू OS, और ये भी हो जाएगा 2 इंटू OS, ये बराबर हो रही है आपकी। चलिए अब यहाँ से आपकी ये वैल्यू लगाएंगे तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2A के बराबर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा OS इक्वल टू, या 2OS इक्वल टू ये हो जाएगा 2A इंटू E हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो OS इक्वल टू जो हो जाएगा आपके पास होगा OE, वो AE हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो OS आपने लिया है, OS आपके पास कौन सी डिस्टेंस है, OS यहाँ पर आपके पास कौन सी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो इसका मतलब जो S पॉइंट ये मिल रहा है ये क्या हो जाएगा आपके पास AE, 0 हो जाएगा ये पॉइंट, और ये नेगेटिव में आएगा, सॉरी ये नेगेटिव में आएगा। ओरिजिन आपने लिया था जिसे 0 0 से डिनोट कर दिया, ये जो आपका हो गया ये -AE, 0 हो जाएगा, ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा AE, 0 हो जाएगा। तो दोनों फोकी पता चल गई, डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया। अब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आप आराम से निकाल सकते हैं, ये हो गया। चलिए अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, OS हो गया, तो फोकी आपकी क्या हो जाएंगी, इस तरह से फोकी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका +-AE, हो जाएगा 0। डायरेक्ट्रिक्स भी आप पहले निकाल ही चुके हैं, अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालिए। तो सिंस यहाँ पर हम जानते हैं कि जो आपके पास SP/PM इक्वल टू आपके पास क्या था, E था, ये था आपके पास E था। अब इसी में वैल्यू जब आप रखेंगे तो ये आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, x + AE का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y² होगा इक्वल टू, इधर आपके पास ये होगा E², डायरेक्ट्रिक्स लिए तो x + A/E, इसका लिख देंगे होल स्क्वायर, और अपॉन यहाँ पर हो जाएगा वो होगा 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसे आप यहाँ से क्या करेंगे, ब्रेक कर लीजिए। अब इसे आप यहाँ से चाहें तो इसे आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा आपके पास x² प्लस A² प्लस 2AE इंटू x, ये हो गया, प्लस y² और इक्वल टू ये आपके पास क्या है, यहाँ पर E² हो गया, और E का अंदर करेंगे तो E², और यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा E²x² हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा A² और प्लस हो जाएगा 2AE इंटू एक्स, ये हो जाएगा। तो 2AE इंटू एक्स से ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब x² वाली टर्म एक साथ करिए, y² वाली एक साथ करिए,
एक्स स्क्वायर को यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस ई स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस आपने लिखा है यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इधर ले लिया, इसको इधर ट्रांसफर करें तो ए स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का पूरे में हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और इक्वल टू ये हो जाएगा 1, इक्वल टू हो जाएगा 1। इसी को जब ब्रेक कर दिया जाता है तो लिख दिया जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और इक्वल टू इसे लिख दिया जाता है 1। और वेयर यहाँ पर जो आपके पास जो बी स्क्वायर की वैल्यू है, बी स्क्वायर की वैल्यू है ये है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ये है। यदि यहाँ से ई की वैल्यू की हम बात करते हैं तो ई की वैल्यू आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, है ना। ई स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये होगा। और जो ये इक्वेशन है आपके पास ये इक्वेशन है, कोई भी आप लिख दीजिए, हो सकता है सेकंड इक्वेशन होगी या थर्ड होगी, इसमें तो जो इक्वेशन आई हो। चलिए ए से डिनोट कर दिया मैंने, ये है, इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर एक ध्यान देना है कि इस तरह से तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल रही है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन और लिख के दे दे आपको, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन और लिख के दे दे, दो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने पहले जनरल में निकाली थी, और यदि कह दे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, और एक में कह दे ये केवल ऑप्शन दे दे, दूसरे में उसे दे दे, तीसरे में बोथ दे दे, चौथों में से नॉन ऑफ दीज कर दे, तब आपका कौन सा हो जाएगा, बोथ वाला सही हो जाएगा। अक्सर आप क्या करेंगे कि इसे टिक करके चले आएंगे, अक्सर आप करेंगे वो इसे टिक करके चले आएंगे, लेकिन एग्जामिनर यदि आपको दे रहा होगा तो फंसाने के उद्देश्य से उसने वो दूसरा और लगाया होगा, और तब आपके दोनों ऑप्शन आपके क्या होंगे, सही होंगे, ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता, इसीलिए आपको वेल प्रिपेयर्ड तो हर तरीके से रहना ही रहना है। कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछ लेगा ये हमें कोई पता नहीं है, इसलिए हमें हमेशा वेल प्रिपेयर्ड रहना है। चलिए यहीं पर और हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नोट में लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर कहा, नोट में लिख ले रहे हैं, चीज़ें वही हैं, और नोट में हमने ये लिख दिया कि यदि हमारे पास x1 y1 जो है ये सेंटर हैं, इफ x1, y1 is the center of ellipse। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपने ली थी वो कैसे थे, जैसे x एक्सिस y एक्सिस जो सेंटर यहाँ पर ले लिया, 0 0 ले रहे थे, वो मान लीजिए इस तरह से दे दिया, इस तरह से दे दिया, ये आपके पास x एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये आपके पास y एक्सिस हो गया, लेकिन एक्सिस इसके पैरेलल ही है, डायरेक्ट्रिक्स ऐसे ही होगी, और ये सेंटर इसका हो रहा है, जिसे x1 y1 से डिनोट कर दिया है। ये आपके पास x1, y1 है, इससे डिनोट कर दिया है, उसी के पैटर्न पर ले लिया। तब क्या इक्वेशन इसकी लिख जाएगी, सेंटर ऑफ इलिप्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, जो डायरेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट्रिक्स इसकी क्या है, एज एक्सिस हैं, यानी भाई आप ले कह सकते हैं कि जो है पैरेलल की बात करते हैं, एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स, ये इलिप्स की जो डायरेक्ट्रिक्स है हमने क्या ले ली, आर पैरेलल, ये पैरेलल ले ली हमने, किसके पैरेलल हैं, ये पैरेलल
टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन इट्स इक्वेशन, तब इसकी जो इक्वेशन क्या होगी उस पर हम बात कर रहे हैं। देन इट्स इक्वेशन चलिए, देन इट्स इक्वेशन, तब इसके इक्वेशन की हम लोग जो बात कर रहे हैं, इसकी इक्वेशन क्या होती है ये ध्यान देंगे। x माइनस x1 इसका होल स्क्वायर अपॉन होता है ए स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन होगा v स्क्वायर इक्वल टू 1। ये उसी तरह से निकल आएगी जैसे पहले निकाला था, जैसे पहले हमने निकाली है उसी तरह से ये निकल आएगी, ये इक्वेशन निकल के आएगी। ये डायरेक्ट मैंने आपसे लिख दी है, ये इक्वेशन मैंने डायरेक्ट लिख दी है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नोट पर बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे नोट पर बात करते हैं और इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो एक तो चीज़ यहाँ से आपकी ये सीधी सी हो रही है कि जो हमने वहाँ पर लिया है ए की वैल्यू, जो हमारी मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं, मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो है मेजर एक्सिस जब आपका एज एक्स एक्सिस होता है तो ये बोली जाती है मेजर एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस हो या उसके पैरेलल एक्सिस हो उसकी, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स देखिए बता रहा हूँ मैं, जैसे आपके पास ये ले लिया आपने, ये इलिप्स ले लिया, ये भी, ये जो इलिप्स है आपके पास यहाँ पर, ये कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है आपके पास में। हो सकता है कि ये इलिप्स इस तरह से भी हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो आपने लिया था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये आपकी क्या बोली जाएगी, हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोली जाएगी। ये भी हॉरिजॉन्टल यदि एज बाई एक्सिस की तरह से हो, यानी इस तरह से मेजर एक्सिस ये ऊपर चला गया है ना, तो ये बोला जाता है वर्टिकल इलिप्स। अब डायरेक्ट्रिक्स ऐसे होगी, यहाँ पर ऐसे होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स होंगी वो, और ये है आपके पास वर्टिकल इलिप्स। ये है आपके पास वर्टिकल इलिप्स, ये हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स में होता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में होता है वो ए आपका ये होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स में, तो ए जो होता है ये ग्रेटर देन बी होता है और बी भी होता है वो 0 से बड़ा होता है। लेकिन वर्टिकल इलिप्स में आपका क्या होता है, जो ए होता है ये 0 से तो बड़ा होता है लेकिन बी से कैसा होता है, छोटा होता है, ये होता है इसमें, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और वर्टिकल इलिप्स में यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ले रहे हैं तो ए, ठीक है, ए क्या है आपका, जो एक्स एक्सिस पे या एक्स एक्सिस के पैरेलल जो आपने लिया है ना, वो एक्सिस है, वो एक्सिस सेम ही एक्सिस है, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, वो है ये। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हॉरिजॉन्टल को ही लेकर के चलते हैं, इन्हीं चीज़ को लेकर के थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, एक नोट की तरह से हम लोग कह सकते हैं या स्टार भी हम लोग लगा सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें वो आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली इसमें बात नहीं है। चलिए यहाँ पर या तो हम नोट की तरह से ही ले लेते हैं, नोट की तरह से ही ले लेते हैं, ये नोट की तरह से ही, चलिए हमने ले लिया, नोट में ही ये सब हम दिखा दे रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर हमने ले लिया कि हमारे पास एक इक्वेशन जो निकल के आई थी इलिप्स की, वो निकल के आई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और इक्वल टू 1। यहाँ से भी हम लोग कुछ देख लेते हैं। यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ पर x की पावर 2 है, y की भी पावर 2 है, यानी यदि अकेले x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, जितनी इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी उतनी ही नेगेटिव वैल्यू आएगी, जितनी पॉजिटिव आएगी उतनी नेगेटिव आएगी। इसका मतलब x की वैल्यू सेम आ रही है, तो x की वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि आपके पास ये x एक्सिस है, x की वैल्यू चलेगी तो इस पर चलेगी, जितनी इधर होगी उतनी ही आपकी इधर होगी। तो बाई एक्सिस के अराउंड देखेंगे ये आपका क्या हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है। इसी तरह से बाई स्क्वायर है, बाई की वैल्यू निकालेंगे तो x के फॉर्म में आएगी, है ना। ऐसे ही बाई की वैल्यू निकालेंगे तो बाई की वैल्यू भी जितनी प्लस आएगी उतनी माइनस आएगी, क्योंकि बाई स्क्वायर है, जब निकालेंगे तो अंडर रूट होगा और प्लस माइनस में आएगा, तो जितनी प्लस में आएगी उतनी माइनस में आएगी। यानी मान लीजिए ये और ये आ रही है, बराबर आ रही है, तो ये देखेंगे ये आपका क्या होगा, इसमें सिमेट्री होगी, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के उसमें रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो a है, चलिए हमने यही ले लिया कि a इज ग्रेटर देन आपके पास b है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ओरिजिन होगा, ओरिजिन जो है आपके पास 0 0 नॉट लाई, ये आपका क्या होगा, ये डज नॉट लाई, डज नॉट लाई, ये लाई नहीं करेगा ऑन एलिप्स पर, ऑन एलिप्स, एलिप्स पर ये लाई नहीं करेगा, क्योंकि 0 0 यहाँ लगा देंगे तो देखिएगा क्या 1 के बराबर होगा, 0 नॉट इक्वल टू 1 होता है, यानी ये इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये 0 0 है, ये एलिप्स पर लाई नहीं करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ से बात करते हैं, यदि यहाँ से हम y की वैल्यू निकालना चाहें, यदि यहाँ से हम y की वैल्यू निकालना चाहें या x की वैल्यू निकालना चाहें तो आप आराम से निकाल सकते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू, यदि हम इसे इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर नीचे रहेगा, b स्क्वायर आपका उधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर है, और जब अंडर रूट करेंगे तो क्या बचेगा, केवल आपका b बचेगा, तो ये हो जाएगा b अपॉन a, और अंडर रूट में आपका कितना हो रहा था, ये पहले जा रहा था, ये इससे ले जा रहे थे, तो ये आपका माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो रहा था। इसी तरह से x की बात करेंगे तो प्लस माइनस a अपॉन b, और अंडर रूट में हो जाएगा ये आपके पास a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये, और ये आपकी क्या हो रही है, सिमेट्री हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो हो रहा है वो आपके पास क्या हो रहा है, सिमेट्री हो रही है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, दोनों में सिमेट्री मिल रही है। तो लिखना चाहें तो आप लिख दीजिएगा, इवन पावर है x और y की दोनों की, तो आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपके पास है वो कैसे है, इवन पावर है आपके पास, इवन पावर्स हैं ऑफ x एंड y दोनों की इवन पावर हैं, तो ये शो करेगा कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अबाउट आपकी क्या होगी, सिमेट्री होगी। तो सिमेट्री अबाउट क्या होगी, बोथ एक्सिस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने अभी बताया है, यहाँ पर ये सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी, दोनों एक्सिस यानी x एक्सिस के भी और y एक्सिस के भी, दोनों एक्सिस के अबाउट इसकी सिमेट्री होगी, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर मेजर एक्सिस, अब यहाँ पर देखिएगा जो मेजर एक्सिस है आपका पास, मेजर एक्सिस किस पर है, ऑन एक्स एक्सिस पर है, तो इस एलिप्स को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ये पीछे हमने आपको बताया था, लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ये आपकी हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, यानी दैट इज, यहाँ पर यदि मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो a स्क्वायर होगा ये b स्क्वायर से कैसा होगा, बड़ा होगा। और यदि यहीं पर हमने क्या बात कर दी, यदि यहीं पर हम लोग ये कहने लगे कि यदि मेजर एक्सिस जो आपका है वो y एक्सिस पर है, इसका मतलब ये एलिप्स जो बोला जाएगा ये वर्टिकल एलिप्स बोला जाएगा,
इस केस में हमने आपको बताया था कि ए स्क्वायर इज लेस देन आपका होगा बी स्क्वायर से, बी यहाँ पर बी स्क्वायर बड़ा होगा और ए स्क्वायर आपका क्या होगा, छोटा होगा। आइए इन पर जो मेजर एक्स इन पर हम बाद में बात करेंगे। यदि यहीं से चूँकि यहाँ पर हमें सिमेट्री और ये वगैरह लेनी है, वर्टिसेज वगैरह भी लेनी है और भी लेनी है, तो और चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि इफ यदि इसके लिए हम ले रहे हैं, यदि ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है या फिर छोटी हो, तो यदि यहाँ पर हम लिखना चाहें तो हमने कहा कि x इज ग्रेटर देन ए, x ए से कैसा है, बड़ा है, या x माइनस ए से छोटा हो, x इससे बड़ा हो या माइनस ए से x छोटा हो, तब आपका क्या हो जाएगा। अब ये दोनों आपके क्या आने लगेंगे, इमेजिनरी आने लगेगा, बाई इमेजिनरी आने लगेगा। ये ध्यान देना है, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो लिखेंगे देन y इज इमेजिनरी, देन y इज इमेजिनरी। तब जो y होता है वो आपका क्या होता है, इमेजिनरी होता है। ये ले लेते हैं, तो कर्व यहाँ पर कैसा हो जाएगा, कर्व यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस कर्व नॉट ऑब्टेन्ड, या लिख दीजिएगा यहीं पर देन, इफ लिख दिया तो देन लिख दीजिएगा, देन कर्व नॉट ऑब्टेन्ड फॉर x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन माइनस a, इसके लिए कोई कर्व आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर हम बात करते हैं इफ y की बात कर रहे हैं, y इज ग्रेटर देन a और y इज लेस देन माइनस a, देन x इज इमेजिनरी, then curve not obtained, for y is greater than a और y is less than minus a। ये देख लीजिएगा, इसमें कोई चेंजिंग न हो, चेंजिंग होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ a आया है, इसे ले जाएंगे x की वैल्यू तो b के फॉर्म में आनी चाहिए, थोड़ा सा इसे चेंज कर लीजिएगा, यहाँ से b के फॉर्म में आना चाहिए। देखिए झटके में कर गए उसी को उतार करके, लेकिन यहाँ b आना चाहिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आप चेंज करेंगे, फिर यहाँ पर भी चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए झटके में कर गए, यहाँ पर आपका b होगा, यहाँ पर b होगा, ये b और ये b। अब ठीक है जी, अब ठीक है, ये मिलेगा आपको, ये आपने लिख दिया। चलिए यहाँ पर अब हम लोग जो बात करते हैं, जो वर्टिसेज कितनी हो रही है ना, और एस एस डैश कितनी हो रही है, लेटस रेक्टम कितना हो रहा है, ये सब चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं, तब बात करते हैं। एक बार सबको शॉर्ट आउट करके लिख लेते हैं, तब औरों पर भी हम लोग बात करेंगे। आइए वर्टिसेज की बात करें, वर्टिसेज पर बात करते हैं, तो आपके पास क्या था, एक a डैश लिया है आपने, एक a लिया था जिसके कोऑर्डिनेट आपने a,0 एंड दूसरा आपके पास क्या था, a डैश था, इसके कोऑर्डिनेट आपने -a,0 लिए थे। ये वर्टिसेज ली थी। अब आपके पास क्या है, फोकी की बात करते हैं, इसके फोकी की बात करते हैं, चूँकि हमारे पास दो फोकी हैं, फोकी की बात करते हैं। तो एक आपके पास फोकी S थी जिसका -a,0 आ रहा था,
एंड दूसरी फोकी थी आपके पास वो एस डैश थी, और ये आपकी आ रही थी ए ई कॉमा 0 लिया था आपने, ये फोकी ले लिया आपने। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर यदि हम डिस्टेंस बिटवीन फोकी की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन फोकी की बात करें तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकी यानी ये होगी वो एस एस डैश होगी, और एस एस डैश किसके बराबर हो जाएगी, 2a e के इक्वल हो जाएगी। एस एस डैश की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2a e के इक्वल हो जाएगी। चलिए डायरेक्ट रिसर्च की बात करते हैं, डायरेक्ट रिसर्च की बात करते हैं। हालांकि ये सब आप लोग लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिएगा अलग से, है ना, वहाँ पर समझा दिया था। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक जेड एम आपने लिया था, इक्वेशन ऑफ जेड एम, एक डायरेक्ट्रिक्स थी आपके पास जेड एम है, जेड एम आपने किधर लिया था, इधर लिया था, तो इधर आपका किस में आ रहा था, पॉजिटिव। तो ये था आपका x प्लस ए अपॉन ई इक्वल टू 0, और एक यहाँ पर जो आपने लिया था वो था आपके पास इक्वेशन ऑफ जेड डैश था, और जेड डैश के साथ में आप कोई पॉइंट m लेना चाहें तो m ले लीजिए, नहीं m डैश ही दिखा दीजिए उस पर। तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस ए अपॉन ई इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स इसके लिए हो गई। अब हम लोग और बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड जेड डैश इक्वल टू आपका क्या होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो एक तो ओ से डिस्टेंस कितनी हो रही है, ए अपॉन ई, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन ई, ये हो जाएगी, दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2a अपॉन ई। अब यहाँ पर हम मेजर एक्सिस की लेंथ की बात करते हैं। मेजर एक्सिस की लेंथ की बात करते हैं तो ये आपका क्या है, ए डैश है, ए डैश है आपका किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। अब यहाँ पर हम लोग माइनर एक्सिस की बात करें, माइनर एक्सिस की बात करें, सब हॉरिजॉन्टल के लिए लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर आपके पास बी डैश है वो किसके बराबर है, 2b के इक्वल है, 2b के इक्वल है, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, सेंटर के बारे में बात करें। चलिए लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम के बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग, तब आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम में आपका क्या होगा, इस तरह से ये देखिएगा, यहाँ पर ये आपके पास है एस, यहाँ से जाकर के जा रहा है, तो यहाँ पर ये आपके पास एक्सिस था, ये आपके पास कितना है, माइनस ए ई कॉमा 0 था, तो ये हो जाएगा माइनस ए ई कॉमा एल, यदि ये पॉइंट मान लिया जाए, है ना, ये पॉइंट, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, इधर लेंगे तो माइनस ए ई, ये हो जाएगा आपके पास माइनस ए ई कॉमा माइनस एल हो जाएगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेंगे तो 2l हो जाएगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। तो चलिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करते हैं। यहीं पर निकाल दे रहे हैं, सबकी लेंथ है, तो अभी बाकी का लेटेस्ट रेक्टम वगैरह के बारे में अभी हम डिस्क्राइब करेंगे, और है ना, इसके पॉइंट्स के बारे में अभी हमने उतना डिस्क्राइब अभी पूरा सब किया नहीं है, तो लेटेस्ट रेक्टम वगैरह सभी अभी डिस्क्राइब करेंगे तो बताएंगे वहाँ पर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो माइनस ए ई कॉमा एल क्या है, एलिप्स को सेटिस्फाई करता है। चलिए तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, जो पॉइंट लिया है आपने, ये पॉइंट है आपके पास, ये लेटेस्ट रेक्टम के लिए जो पॉइंट है आपके पास माइनस ए ई कॉमा एल लाइज ऑन एलिप्स, लाइज ऑन एलिप्स, और एलिप्स जो आपने ली है वो कौन सी एलिप्स है आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1।
इस पर करती है तो सेटिस्फाई करा दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। अब यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये एल की वैल्यू जो हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी ये बी, ये आपका जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस माइनस ये हो जाएगा बी और अंडर रूट में हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये हो जाएगा लेटस रेक्टम की कितनी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होगी, यदि इसको कैपिटल एल पॉइंट से डिनोट कर दिया, इसे एल डैश से डिनोट कर दिया, तो लेंथ ऑफ एल आर, लेटस रेक्टम को एल आर भी लिख देते हैं, तो यानी ये है एल एल डैश इक्वल टू ये किसके बराबर होगा 2l, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और ये हो जाएगा बी अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b अंडर रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर। प्लस माइनस के फॉर्म में लिखना चाहें तो प्लस माइनस के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अब यहीं से l की वैल्यू निकालना चाहें तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l की वैल्यू यदि निकालेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहीं से निकाल दीजिएगा, तो स्मॉल l की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी ये आपकी हो जाएगी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। और यदि इसे लिखना चाहें तो 2l यानी l एस एल डैश की बात करें तो ये भी आपका क्या है 2l के इक्वल है, और इसके टर्म में लेना चाहते हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये भी आप लिख सकते हैं। ये हो जाएगा। इस तरह से सेमी लेटस रेक्टम और लेटस रेक्टम ये सब आप निकाल सकते हैं आराम से। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो पहले सेंटर की बात करेंगे कि किसी इलिप्स का जो है सेंटर है वो क्या होता है, कॉर्ड है वो क्या होती है, इन सब पर बात करके तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां पर हम सेंटर की बात कर रहे हैं। सेंटर क्या होता है, इलिप्स में एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट से कोई भी कॉर्ड पास करेगी, कोई भी कॉर्ड पास करेगी तो वो कॉर्ड दो बराबर भागों में विभाजित होगी, यानी जो ये पॉइंट है जो सेंटर है उसे दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। दो बराबर भागों में उसे क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तो लिखेंगे द पॉइंट विच बाइसेक्ट्स, द पॉइंट विच बाइसेक्ट्स एवरी कॉर्ड ऑफ द कोनिक इलिप्स के लिए तो इलिप्स लगा दीजिए, पैराबोला है तो पैराबोला, हाइपरबोला हाइपरबोला। कोनिक पासिंग थ्रू इट comma is called the center of the conic section, the center of the conic section। अब देखिएगा यहां पर कोई भी पॉइंट आपने ले लिया, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ले लिया प्लस y1 स्क्वायर अपॉन आपने b स्क्वायर ले लिया, 1 ले लिया, यानी एक पॉइंट आपके पास x1 y1 है। दूसरा पॉइंट हम लोग ले ले रहे हैं -x1 -y1,
और ये आप ले सकते हैं माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये ले लिया। अब यहां से आप देखेंगे कि x1 y1 यदि लाई कर रहा है तो उसके नेगेटिव पॉइंट जो हो रहा है माइनस x1 माइनस y1 भी लाई करेगा। दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, ओरिजिन। अब हम लोग बात करेंगे कॉर्ड ऑफ एलिप्स। कॉर्ड ऑफ एलिप्स क्या होता है, कोई भी आपने एलिप्स ले ली और इस पर दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिया, दूसरा पॉइंट ये ले लिया, दोनों को मिलाने वाला जो सेगमेंट होता है यही आपका क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। तो लिखना चाहें तो द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ एलिप्स इज कॉल्ड कॉर्ड एंड द कॉर्ड थ्रो, एंड द कॉर्ड थ्रो कहाँ से होकर जा रही है, ये फोकस से होकर के, कॉर्ड थ्रो द फोकस विच इज नोन एज फोकल कॉर्ड, which is known as focal cord। फोकस से जाने वाली कॉर्ड को हम क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड बोलेंगे। इस तरह से ये आपका हो गया। डबल ऑर्डिनेट की बात करते हैं यहाँ पर। डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट में हमने क्या बताया था, डबल ऑर्डिनेट में हमने कहा था यहाँ पर जो बात करेंगे, जो आपके पास मेजर एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस, वहाँ पर आपका जो था वो कैसा था, एक्सिस था केवल, यहाँ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी कॉर्ड्स होंगी, जो भी कॉर्ड्स होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, डबल ऑर्डिनेट कहलाएंगी। मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर या माइनर एक्सिस के पैरेलल। तो चलिए लिख लेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट। और कोई भी यदि ये डबल ऑर्डिनेट, कोई भी ये डबल ऑर्डिनेट कहाँ से होकर पास करता है, फोकस से होकर के पास करता है, तो इसे बोला जाता है लेटस रेक्टम, इसे बोला जाता है लेटस रेक्टम बोला जाता है। कोई भी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से होकर के पास करता है उसे क्या बोला जाता है, डबल ऑर्डिनेट बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें आगे चल करके देखिएगा एक डेफिनेशन और आएगी, है ना, जो हम दो पॉइंट लेंगे, दोनों पॉइंट से लेकर के एक जो रेशियो लेते हैं कि किसका उसका जो सम है वो बराबर बना रहे, उसको लेकर के आएगी। आगे वो प्रॉपर्टी में आएगी, है ना। डेफिनेशन का नाम लिख दिया लेकिन मुझे लगता है कि वो प्रॉपर्टी ही लिखना चाहिए था। डेफिनेशन के तहत तो आपको निकाल के बताया था, जो कोनिक लिया था कोनिक के तहत ही लिया है, चीज़ें बताई हैं, वो प्रॉपर्टी है मेरी समझ में। उसे नाम नहीं देना चाहिए डेफिनेशन, लेकिन अब नाम दे दिया है तो क्या किया जा सकता है उसमें। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं वो बात करते हैं, ये है आपके पास एग्जाम्पल 1, इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करेंगे। ये है आपके पास एग्जाम्पल 1, इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपसे क्या कहा जा रहा है, ये कह रहा है द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स। यदि ये इलिप्स है तो इलिप्स हम क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इलिप्स हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन होता है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो ए स्क्वायर है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और बी स्क्वायर है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। दैट इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ से जो 10 माइनस ए फॉर एलिप्स आप लिख दीजिए, फॉर एलिप्स, एलिप्स के लिए आपका जो 10 माइनस ए है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड और साथ ही साथ में आपका क्या होना चाहिए, 4 माइनस ए है ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से तो आप देखेंगे यहाँ से जो वैल्यू हो रही है 10 इज ग्रेटर देन ए एंड यहाँ से 4 इज ग्रेटर देन ए। अब दोनों में देखेंगे 10, यानी इसमें ये कंडीशन में ये छिपा हुआ है, क्योंकि 4 आपका जो 10 है वो 4 से भी बड़ा है,
तो इसका मतलब जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से आपका सही आंसर होगा। आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगले एग्जाम्पल में आपका क्या है, अगले एग्जाम्पल में देखिए ये आपने दे दिया है, एक कर्व आपको दिया गया है और ये कर्व रिप्रेजेंट वाई, ये इक्वेशन दे दी है, इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब इनमें से क्या होगा, ये सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। यदि यहाँ से पहले इसको लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 को इधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास cos t हो जाएगा और प्लस हो जाएगा हमारे पास sin t और इक्वल टू हो जाएगा x/2। इक्वेशन आप फर्स्ट लिख सकते हैं। सेकंड इसको करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से cos t हो जाएगा और माइनस sin t हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा y/5 से इक्वेशन सेकंड। चूँकि हमें इक्वेशन निकालना है तो x/y के टर्म में हम पैराबोला भी जानते हैं, एलिप्स जानते हैं, सर्कल जानते हैं, हाइपरबोला जानते हैं, निकाल लेते हैं क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। t को एलिमिनेट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यदि दोनों का स्क्वायर करें, यहाँ से स्क्वायर करेंगे cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 cos t sin t आएगा। यहाँ पर sin t cos t 2 नेगेटिव में आएगा तो एक कैंसिल हो जाएंगे। साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी की वैल्यू 1 होते हम जानते हैं। तो आराम से इन दोनों को स्क्वायर कर दीजिए और ऐड कर दीजिए तो आराम से आपका ये पता चल जाएगा क्या है, स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकंड देन एडिंग, उसके बाद तब ऐड करेंगे। तो कर दीजिए यहाँ से, ये आपका कितना हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा cos स्क्वायर टी होगा प्लस साइन स्क्वायर टी होगा प्लस 2 cos t और ये हो जाएगा sin t। यहाँ से अब इसको भी करेंगे तो प्लस ये आपके पास हो जाएगा cos स्क्वायर टी होगा प्लस साइन स्क्वायर टी होगा और ये हो जाएगा माइनस 2 cos t sin t, 2 cos t sin t हो गया और इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 25। इससे तो आपका ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू भी 1 हो रही है, इसकी वैल्यू भी 1 हो रही है तो 2 हो गया इधर। तब आप लिख सकते हैं कि x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू हो जाएगा 2। दिस इम्प्लाइज 2 को इधर ट्रांसफर करें, मल्टीप्लाई 1 है अपॉन में लाएँ या 2 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 8 और प्लस y स्क्वायर अपॉन 50 इक्वल टू 1। ये आपको क्या मिलेगा, एलिप्स मिलेगा। ये आपको क्या मिलेगा, एलिप्स मिलेगा। वैसे वो यहीं दिखाई दे रहा था, यहीं दिखाई दे रहा था कि जब स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर अपॉन ये होगा 1 1 यहाँ से मिलेगा, 2 को इधर लाएंगे, एलिप्स मिलेगा। सीधा सा यहीं से दिखाई दे रहा था। ऑप्शन आपके पास कौन सा सही है, ये थर्ड ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर भी जैसे आपने ये एग्जाम्पल किया था सेम उसी तरह की चीज़ें इसमें भी आप लेंगे। यहाँ पर आपसे जो दिया गया है द कर्व पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे दिए हैं, सॉल्यूशन ध्यान देते रहिएगा। पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में भी पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में बताएंगे तो हमने बताया कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे जो चाहे थीटा के फॉर्म में, टी के फॉर्म में जो पॉइंट्स इसे सेटिस्फाई करेंगे उसकी वैल्यू एक्स के फॉर्म में लिख दीजिए, वाई के फॉर्म में लिख दीजिए, है ना। कार्टेशियन फॉर्म के ले रहे हैं, एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, ऐसा नहीं थीटा के फॉर्म में या टी के फॉर्म में किसी में भी लेंगे तो पैरामेट्रिक फॉर्म को ही रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए सॉल्यूशन में यहाँ पर फिर जैसे पिछला वाला किया था वैसे ही आप करेंगे। यहाँ से 1 को ट्रांसफर करेंगे, 4 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1, यानी उधर हो जाएगा आपके पास cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन आपका हो गया 4। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास y माइनस 2 अपॉन हो जाएगा 3। दोनों का स्क्वायर कर दीजिए एंड ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 9। इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये भी आपके पास क्या हो गया, एक एलिप्स हो गया। ये भी आपके पास क्या हो गया, एलिप्स हो गया। ऑप्शन आपके पास जो सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन इस तरह से आपका सही आंसर है। थर्ड ऑप्शन इसका आपके पास सही आंसर है। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, कि ये आपको दे दिया गया है
द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोकस इज 1,0 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इतना और इसेंट्रिसिटी भी आपको दी है 1/√2। तो इसमें देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम इसेंट्रिसिटी दी है, हमने बताया था, और ये आपको डायरेक्ट्रिक्स दी है, उधर फोकस दिया है, तो ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसेंट्रिसिटी कितनी दी है 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर चूँकि होता है यहाँ पर हो जाएगा आपका x² प्लस y² और +1 दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया है, और अपॉन यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या होगा 2 आ जाएगा, 1 या 1 का स्क्वायर प्लस ऐसे कर लीजिए, चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 2 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पर आएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ये हो रहा है आपके पास 4x-1 का स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू x² प्लस y वो हो सॉरी ये वो लगाते हैं, ये होल स्क्वायर आएगा इधर, यहाँ पर होल स्क्वायर ये आएगा, तो x प्लस वाई प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वेशन निकल के आएगी। इस तरह से ये ऑप्शन आपके पास हो गया, वो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। अब यहाँ पर हम लोग पोजीशन ऑफ पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो आइए पोजीशन ऑफ पॉइंट पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। कोई भी पैराबोला की पोजीशन की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ पोजीशन, चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू एन एलिप्स। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू एन एलिप्स। एक एलिप्स हमने ले ली और उसके रिलेटिव हमें पोजीशन निकालनी है, क्या पोजीशन होगी इस पर हम लोगों को बात करनी है। आइए बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलिप्स आपके पास क्या होती है, यदि एलिप्स की बात करते हैं तो एलिप्स आपके पास क्या है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन v² इक्वल टू 1। और यदि इसे आप लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन v², और ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0, इसे लिख सकते हैं। पॉइंट आपके पास है वो क्या है, x1 y1 ले लिया हमने, पॉइंट हमारे पास है वो है x1, y1 ले लिया। चलिए अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर यही वैल्यू हम लगा दें तो ये हमारे पास हो जाएगा x1² अपॉन a² प्लस y1² अपॉन v² -1। अब ये वैल्यू आपकी होती है नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, ये अब आप देखेंगे। तो एक तो आपकी जो वैल्यू होती है ये आपकी क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, ये वैल्यू 0 से बड़ी होती है, 0 के बराबर होती है, 0 से छोटी होती है। जब 0 से बड़ा होता है तो पॉइंट आपका कैसा होता है, वो आउटसाइड होता है, पॉइंट आपका आउटसाइड होता है। ये किस पर होगा, ऑन एलिप्स पर होगा, पॉइंट होगा वो किस पर होगा, एलिप्स पर होगा। और यहाँ पर जब बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है, इनसाइड एलिप्स होता है, ये इनसाइड एलिप्स होता है। और भी यदि लिखना चाहें इसे दूसरे फॉर्म में तो आप इसे 1 को यहाँ पर भी ला सकते हैं, इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि x1² अपॉन a² प्लस y1² अपॉन v²। अब ये जो वैल्यू आप ले रहे हैं ये वैल्यू आपकी क्या है, यदि 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 के इक्वल भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। ये होगा तो आउटसाइड मिलेगा, ये होगा तो आउटसाइड होगा, दोनों में से चाहे जो लिख लीजिए, चाहे इसे कर लीजिए चाहे इसे कर लीजिए, एक ही बात है। ये आपका ऑन एलिप्स होगा, ये ऑन एलिप्स होगा, और ये आपका होगा इनसाइड, ये जो होगा वो आपका क्या होगा, इनसाइड होगा। आइए अब अगले एग्जाम्पल पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये है पोजीशन ऑफ द पॉइंट 2, -3 रिलेटिव टू एन एलिप्स। ये एलिप्स आपको दी गई है, इसी पर आपको ये निकालना है। तो चलिए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है, इसमें पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 4/16 हो जाएगा प्लस 9/25 हो जाएगा। और यदि यहाँ से लेना चाहें तो 1/4, तो इसे लिखना चाहें तो 1/4 और प्लस ये आपका हो जाएगा
9/25, एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा आपका ये 25 होगा, यहाँ पर ये 25 होगा, है ना, और प्लस हो जाएगा तो ये 36 होगा। ये लेस देन आपका क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। और जब लेस देन 1 हो रहा है तो इसका मतलब जो ये पॉइंट होगा वो आपका कौन सा होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। जब ये पॉइंट होगा तो आपके पास कौन सा पॉइंट होगा, ये इंटीरियर पॉइंट होगा। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस की बात करते हैं। तो लेंथ निकालने के आपके पास इसके भी तरीके होते हैं, है ना, इसके भी लेंथ निकालने के तरीके होते हैं, लेकिन चलिए हम लोग बात कर लेते हैं मेजर एक्सिस। एक तो प्रॉपर जो होगा आपका वही है, और एक मैं बताऊंगा ट्रिक के बारे में, उसमें सीधा सा आप निकाल के रख देंगे। चलिए तो सॉल्यूशन इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, इलिप्स आपको जो दिया गया है ये दिया है 9x² प्लस 7y² इक्वल टू 63। 63 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये x² अपॉन हो जाएगा 7 प्लस y² अपॉन हो जाएगा 9 और इक्वल टू होगा 1। अब यहाँ पर मेजर एक्सिस जो बड़ा है वही आपका क्या होगा, जो बड़ा है, यानी यहाँ पर देखेंगे ये b की वैल्यू बड़ी है, तो मेजर एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 से 9 बड़ा है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर जो b की वैल्यू हो रही है, b की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, या अंडर रूट में 9 लिख दीजिएगा, यहाँ पर अंडर रूट में 9 लिख दीजिए। चलिए ये लिख दिया मैंने, अंडर रूट में 9 कर दिया, इक्वल टू 3 हो गई। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पर होगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात हम कर रहे थे तो ये हो जाएगा 2b के बराबर, और ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो आपके पास ये एलिप्स है वो कैसी है, ये वर्टिकल एलिप्स है, ये वर्टिकल एलिप्स है, ये आपको यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए 2b ले ली तो ये हो जाएगा 2 × 3 इक्वल टू आपका हो गया 6। 2 × 3 इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, ये 6 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर अब हमें कुछ नहीं करना है, इस तरह से यहाँ पर हम लोग ये हमने फर्स्ट मेथड ले लिया जो आप अक्सर करते हैं, ये फर्स्ट मेथड ले लिया जो अक्सर करते हैं। सेकंड मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, और इस पर बात करेंगे SP भारद्वाज सर ट्रिक के बारे में। SP भारद्वाज सर ट्रिक के बारे में बात करेंगे। इससे देखिएगा इसमें जो भी टाइम लगेगा इसकी अपेक्षा, मतलब ये आई क्लोज करके हो जाएगा, ये जो होगा आपका वो आई क्लोज करके हो जाएगा, इसमें टाइम ही नहीं लगेगा। इसमें क्या करना होता है, साइज ऑफ, दोनों का ध्यान दीजिएगा, साइज ऑफ मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो 2 का तो मल्टीप्लाई कर देना है अंडर रूट में। अंडर रूट में क्या करना है, ये कांस्टेंट देखिएगा, यहाँ कांस्टेंट कितना है 63 है, तो 63 को भाग दे देंगे आप। किससे भाग देना है, आप कौन सा निकाल रहे हैं, मेजर निकाल रहे हैं। यदि मेजर निकालना है तो इन दोनों के कोफिशिएंट में जो छोटा होगा उससे भाग देना है। तो छोटा कौन सा है, 7 से भाग दे दीजिए, और ये आपका कितना हो जाएगा 9, ये 9 टाइम्स जाएगा, इस तरह से ये आपका हो जाएगा 6, और ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। यदि यहीं पर साइज ऑफ माइनर एक्सिस निकालना होता आपका, तो साइज ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की बात करते हैं तो यही 2 लेंगे अंडर रूट में, जो कांस्टेंट है 63 वो। अब हम यहाँ माइनर लेना चाहते हैं तो माइनर के लिए हम क्या करेंगे, ऑफ यहाँ पर माइनर एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इन दोनों माइनर के लिए हमें बड़े से भाग देना है। 9 बड़ा है, 9 से भाग देंगे, अंडर रूट 7 हो जाएगा, तो ये होगा 2 अंडर रूट 7। चूँकि हमें क्वेश्चन मेजर के लिए पूछा इसलिए आपने मेजर का आंसर दिया गया है, ये हमने बता दिया है कि कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसे निकाल लेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में जो अभी हमने ट्रिक बताई थी उसे यूज करके तुरंत आप निकाल सकते हैं। यहाँ से जो हमने ट्रिक बताई थी उसे यूज करके आप निकाल सकते हैं। जो ये आंसर सही आएगा वो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। थर्ड ऑप्शन आपका इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।